अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सच बात के ईद स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं गज़ल अशरफ अवान और आज हम बात करेंगे। अमूमन आपने देखा होगा कि इस शो में हमारे मुख्तलिफ एनालिस्ट आते हैं और फिर बात करते हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि थोड़ा ईद का मौका है, तो ईद के मौके पर हम थोड़ा सा डिफरेंट कुछ लेकर आएँ और आपके सामने पेश करें। हमारे साथ जो है ऐसे गेस्ट भी मौजूद होंगे जिनसे हम जानेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजर रही है, वो ईद कैसे मनाते हैं। क्योंकि रमज़ान के बाद अल्लाह ताला का हमें तोहफ़ा है ईद, और ईद ये मीठी ईद है, छोटी ईद है, खुशियों की ईद है, खुशियों बांटने की ईद है। और इसमें एक लेसन भी है हमारे लिए कि तमाम जो हमारी अदावतें हैं, रंजिशें हैं, नफ़रतें हैं, उनको मिटा दें, मिटाने के बाद खुशियाँ बांटें, क्योंकि ये मौका है खुशियाँ बांटने का। और इसी के साथ आज जो है यकीनन लोग एक दूसरे के घर जा रहे होंगे, फ्रेंड्स की गैदरिंग हो रही होगी, फैमिलीज़ की गैदरिंग हो रही होगी और हल्ला गुल्ला भी हो रहा होगा। और इस हल्ले गुल्ले को जहाँ जहाँ भी हमारा ये शो देखा जा रहा है, हम उनके लिए बैठे हैं ताकि हमें देखें और आपके मज़े को मज़ीद दोबाला करने के लिए हमारे साथ ऐसी आज शख्सियात भी मौजूद हैं जिनसे आज हम बात करेंगे कि वो अपनी ईद कैसे मना रहे हैं और उनकी ईद कैसे गुजर रही है। थोड़ा सा लाइटर मोड में हम बात करेंगे, सियासत से थोड़ा हटकर। अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊं तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आप सीनियर तज्जियाकार हैं। सलमान आबिद साहब, आप भी तज्जियाकार हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे, आपने देखा होगा कि वो कानून के हवाले से हमेशा बात करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं हैं, शुएब शाहीन साहब माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, और आप तीनों मेहमानों को सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। जनरल साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगी। ईद का मौका है, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सबसे पहले आपने हमें वक्त दिया ईद के दिन, तो बताइएगा क्या रूटीन होती है और कैसी गुजर रही है ईद? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक हो, जो पैनलिस्ट हैं उनको भी और जो आपके नाजरीन हैं उनको भी। लेकिन जो इस दफ़ा ईद है, सच्ची बात यह है कि इसमें जो खुशियों का पहलू है मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ, और वो पहलू जो बहुत खुशाइंद नहीं है वो भी आपको साफ है कि हम सब उसमें से गुजर रहे हैं, वो बताना भी ज़रूरी है। खुशी की बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और रमज़ान दिया, हमने रोज़े रखे, अल्लाह ताला उनको कबूल करे। और दूसरा ये है कि आज के दिन, छुट्टी के दिन, लोग एक दूसरे को मिलेंगे, मुलाकातें करेंगे, बच्चे अपने कपड़े पहनेंगे और नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात यह है कि इसको मीठी ईद कहते हैं। बिल्कुल। मीठी ईद में दो चीज़ें नुमायाँ होती हैं, एक तो चीनी का इस्तेमाल साफ ज़ाहिर है, फिर सवैयाँ। तो जब आटा 160 और 170 रुपए किलो हो और चीनी 150 रुपए किलो हो, तो ये एक दिल पे गुजरती है कि जो चले हम तो ले आएंगे कहीं ना कहीं से, जो हमारे गरीब लोग हैं उनको कैसे खुशियों में शामिल करें। तो मैं ये इस्तदा करूंगा सबसे कि आप अपनी चीनी भी आदी कर लें, आप अपनी सवैयाँ भी आदी कर लें, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपके घर काम करते हैं दाएं बाएं, जो बेशक आज छुट्टी पर भी हों, उनके साथ आप यकजहती की खातर उनको दें, उनको मीठा पहुंचाएं, उनको सवैयाँ पहुंचाएं। क्योंकि हम अक्सर आपस में पका कर एक दूसरे को ही देते हैं अड़ोस पड़ोस में, और वो बराबर के लोग होते हैं। तो मैं ये चाहूंगा और मैं खुद भी कोशिश करूंगा आज यही करूं कि मीठा जरूर बनाएं, लेकिन बजाय अपने जैसे बहन भाइयों में बांटने के, बाहर निकल के कहीं गरीबों में बांट आए, ताकि खुशियां हम बांट सकें। क्योंकि मुझे यकीन है और मुझे नजर आ रहा है कि हमारे अवाम की बहुत बड़ी तादाद, जिनके बारे में हुकूमत ने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, किसी ने कोई इंतजाम नहीं किया, और ईद आ गई और उनको ईद में शामिल करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उनके साथ शामिल हों और अपनी मिठाई, मीठी चीज़ें उनके साथ शेयर करें। बाकी सच पूछें तो ये आज ईद का दिन मिला जुला सा है। खुशी वो है जिसका मैंने जिक्र कर दिया, गम वो है जिसका मैंने उसका भी जिक्र कर आपने दिया। चीनी और आटे की बात की है, इस हवाले से भी आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगी, लेकिन पहले दूसरे मेहमानों से भी जान लेते हैं कि वो अपनी ईद कैसे स्पेंड करते हैं और कैसे गुजर रही है। सलमान आबिद साहब, आप कहिएगा, आपकी क्या रूटीन होती है, क्या करते हैं? अमूमन की देखा जाता है कि लोग सोकर ईद गुजारते हैं, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज होती हैं, क्या करते हैं आप? देखिए, ये बात यह है कि आपने जो भी सुन रहा है सबको ईद मुबारक। अमूमी तौर पे जो हमारे यहाँ ईद होती है वो बहुत ज़्यादा फैमिली सोशलाइजेशन के गिर्द होती है, और जो बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके दरमियान होती है। और फिर जो पहले 3 दिन होते हैं वो मुख्तलिफ बहन भाइयों के साथ जो खाने की एक महफिलें होती हैं, उन्हीं का हम हिस्सा होते हैं।
और आपस में मिलजुल कर जो है वो खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा हिस्सा जो है वो आप समझ लें कि हमारे कुछ दोस्त अहबाब होते हैं जिनके साथ मजलिसें लगती हैं रात गए तक, उनके साथ बैठ के कुछ वक्त गुजारना होता है। लेकिन अब मसला ये हो गया कि हमारी जो सोशलाइजेशन है उसमें सियासत अब बहुत गालिब हो गई है। नईम लोधी साहब जैसे इत्तेफाक करेंगे कि आप घर में भी बैठे हो ना, फैमिली के अंदर भी बैठे हो, बच्चों के साथ भी बैठे हो, खवातीन के साथ भी बैठे हो, तो मौजूद बहस जो है वो सियासत होती है। तो बिल्कुल। सब बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो गए हैं और हर एक की अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें शिद्दत भी आ जाती है, उसमें इंतहा पसंदी रुझानात भी आते हैं, उसमें गुस्सा भी आता है, उसमें मोहब्बत और नफरत का पहलू भी नजर आता है। ऐसा है। अब ये एक बड़ा मसला बन गया है कि जो हमारी सोशलाइजेशन है वो भी सियासत के इर्द गिर्द घूम रही है। हमारे लतीफ़े, हमारी गुफ्तगू, हमारा मिज़ाह, हमारा हंसना, हमारा बैठना, उन सब में कहीं ना कहीं हमारी पसंदीदा जो सियासत है उसकी झलक नजर आती है। लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक ईद जो है वो लोगों को इकट्ठा करने का भी जरिया बनती है और हम इकट्ठे भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे नईम लोधी साहब ने एक दुख का इज़हार किया है, वो दुख यही है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग जो हैं हकीकी मानों में ईद की खुशियों से महरूम हो उसकी चुके एक हैं, बड़ी बिल्कुल। वजह यह है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त माशी बदहाली है और माशी पसमानदगी है और जिस किस्म की महंगाई है, आप अंदाजा लगाइए ना कि इस रमजान मुबारक में मैंने बहुत से लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो सबसे आसान तरीका होता था रमजान में इफ्तारी का वो फ्रूट चाट होती थी, लेकिन इस दफा हम वो फ्रूट चाट नहीं बना पाए क्योंकि महंगे फल इतने थे। तो हमने बेहतर समझा बायकॉट कि कर ये दिया पकौड़े गया था तल के ही रमजान में। बनेगा, जी जी, बायकॉट भी कर दिया गया था। लोगों ने कहा कि पकौड़े तल के ही जो है ना हम रोजा खोल लेंगे। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मसला है जो तकलीफ देता है। और ये मैं आपको बताता हूँ, जो सफेद पोश लोग हैं ना वो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, यानी जिनकी तनख्वाहें बहुत कम है और वो सफेद पोश है, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते, आप ही के गली मोहल्लों के अंदर रहते हैं, आप ही की फैमिली के अंदर लोग हैं, उनके उनके लिए ये बड़ी तकलीफ दे ईद है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए वो खुशियां नहीं समेट सके या वो खुशियों का एहतमाम नहीं कर सके या वो कपड़ों का एहतमाम, नए जूतों का एहतमाम नहीं कर सके जो उनको करना चाहिए था या वो करना चाहते थे। तो ये एक दुख है कि पाकिस्तान में बहुत तेजी से एक डिस्पैरिटीज जो है, महरूमी के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, हुक्मरानों को कोई हिदायत दे और कोई ऐसा निज़ाम हम वज़ा कर सके जहाँ कमज़ोर आदमी और गरीब आदमी के जो मामलात हैं उसको भी एक ताकत मिल सके और वो भी उसी तरीके से खुशहालियों में, खुशी में शरीक हो सके जैसे आप और मैं शरीक हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने बात की, बिल्कुल ठीक कही कि अब ये इख्तलाफात और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जो सफ़ेद पोश तबका है या जो मुस्तहकीन है, जो गरीब है, वो इन खुशियों से महरूम है और कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, शुएब शाहीन साहब, बड़ा मुझे क्यूरियोसिटी है आपसे पूछने की। अमूमन हम लोगों ने जब भी बात की, प्रोग्राम्स में आप आए तो कानून के हवाले से ही हमने डिस्कशन की, आइन के हवाले से डिस्कशन की, लेकिन ये डिस्कशन जो आज हम आपसे पूछने जा रहे हैं, कुछ सवालात आपकी रूटीन के हवाले से, ईद के हवाले से, तो ये सब लोग जो है बहुत जानना चाहेंगे कि आपकी ईद कैसे गुजरती है। बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया है। सबसे पहले तो आपको और हमारे पैनल वाले दोस्तों को और आपकी सारी टीम को सबको ईद मुबारक हो। बहुत खैर खैर लेकिन मुबारक। देखें, जो हम वकला की लाइफ होती है वो इस कदर मुश्किल होती है, शायद ईद वाले दिन भी हम बैठ के तो अगले दिन के शायद केस बना रहे हूँ, या बिल्कुल। हम जो बार पॉलिटिक्स करते हैं हम वकला, तो हमें मिलने वाले शायद पता चले कि वकला की इतनी बड़ी तादाद आ गई कि ना हम बच्चों को टाइम दे सके ना हम वालिदैन को दे सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमारी रूटीन लाइफ का पता नहीं होता। अगर हम इस्लामाबाद में गुजारते हैं तो यहाँ की डिफरेंट स्टाइल होता है। अगर जो ईद हम गाँव में जाकर गुजारते हैं, फिर ज़ाहिर है वालिदैन के साथ, फिर बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो कोशिश यही होती है कि अगर जिनके वालिदैन जिंदा हैं, मैं उनको एक मैसेज भी देना चाहूँगा, उनको पूरी कोशिश करें ईद के दिनों में उनको जाकर मिलें, स्पेशली ईद के दिनों में उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको वक्त दें, और यही आपके लिए जन्नत है और यही आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर भी है और आपका मतमए नज़र भी है कि आप उनको मैक्सिमम टाइम दें। और फिर उसके बाद आप अपने बच्चों को टाइम दें, फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को टाइम दें, और स्पेशली उन लोगों का ख्याल रखें जो आपकी ज़ेर कफ़ालत अगर नहीं भी हैं लेकिन आपसे किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। मसलन आपके मुलाजिम हैं या आपके कुलीग हैं या आपके कुलीग के बच्चे हैं, किसी को सूट की ज़रूरत है, किसी को कोई स्टडीज़ में कुछ हेल्प की ज़रूरत है, जिनको आप कुछ किताबें दे सकें, कुछ यूनिफॉर्म किसी को दे सकें, जिसकी जो आप मदद कर सकते हैं
आप कोशिश करें कि जो आपने 2 सूट बनाने हैं आप 1 बना लें, 4 बनाने हैं आप 2 बना लें। आपने अपने बच्चों को महंगे ब्रांडेड सूट लेके देने हैं तो उससे बेहतर है कि आप कम महंगे लेके उनमें से आप कुछ बचत करके दे दें, जो जिसकी औकात और इस्तात है। मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल में, मैं वो अब सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह आम आदमी, सफ़ेद पोश आदमी, मिडिल क्लास गुर्बत की लकीर में गया है, ये पहली दफ़ा है कि मैंने अपने कुछ मुलाजमीन को, मेरे साथ जो काम करते हैं, उनको मैंने ईद के गिफ्ट सूट की सूरत में दिए, तो उन्होंने वापस किए कुछ लोगों ने। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो सिलाई के पैसे भी नहीं है, तो हमें सूट नहीं चाहिए, हम सिलाई के उतने पैसे हमें दे दें ताकि हम अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी छोड़े, हम 1 वक्त की रोटी खा सकें। ये आज की पोजीशन है। हमें दुख होता है ये सारी बातें सुन के, देख के, ये सारी फील करके। लेकिन आज चूंकि अच्छा दिन है, मैं समझता हूँ कि इस अच्छे दिन की मुनासबत से सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी ये खूबसूरत बातें काश कि राना सनाउल्लाह साहब भी सुन रहे हों, काश के पीटीएम की तमाम जमातें भी सुन रहे हों, और काश के अपोजिशन के इमरान खान, उनकी पार्टी वाले भी सुन रहे हों कि भाई अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख के, लेकिन आगे आप चलें, एक दूसरे का इज्जत व एहतराम करें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे को मौका दें, और हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कम से कम कुछ चीज़ें कदर मुश्तरक हम रख लें और मुल्क के बारे में हम सोचें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आज का दिन, आज का आपका पैगाम, हम सारे दोस्तों का पैगाम सब तक पहुँचे, और जो लोग सुन रहे हों वो तड़ियाँ, धमकियाँ और वो बातों से ज़रा थोड़ा सा बाहर आएँ। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं, उनको भी गले लगाएं, उनको भी गले मिलें, खूबसूरत बातें करें, उनको कहें यार आज का दिन हम सियासत से हट के बात करते हैं, आए हम खूबसूरत बातें करते हैं, ये पाकिस्तान हमारा खूबसूरत है, ये कल्चर हमारी खूबसूरत है, हम मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे को साथ आज का दिन तमाम इख्तलाफात भुला के हमने मोहब्बत के रिश्ते उस्तवार करने हैं, और इसी में हमारी बचत है, इसी में बेहतरी है, इसी में बचत है। ठीक है, मीनवाइल हमारी डिस्कशन तो जारी है, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद मज़े मज़े के सवालात भी हैं जो अपने मेहमानों से पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे मेहमानों की ईद कैसे गुजरती है, और अब हम ये पूछेंगे कि उनकी पसंदीदा चीज़ें क्या हैं। कुछ रैपिड क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, वो अपने मेहमानों से पूछेंगे। नईम खालिद लोधी साहब, मुझे आप बताइएगा, ईद के दिन आपकी क्या पसंदीदा डिश क्या होती है? क्या समझते हैं कि भाई घर में ये चीज़ बननी चाहिए और ये खानी है, या फिर ये कहते हैं कि नहीं बाहर से चलो खाना खा लेंगे, या फिर बेगम के हाथ की और घर की बनी हुई कोई डिश जो आपको पसंद हो? बाहर से खाना मंगवाने के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है, साफ ज़ाहिर घर में जो, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, फिर 2 उसके आगे बेटे पोते जो हैं, उनकी ये पूरी ख्वाहिश होती है कि बाहर से खाना मंगवाया जाए। अच्छा। मुझे ये ज़रूर है एक खुशी की बात कि चूंकि नॉर्मल, मैं अभी तकरीबन 70 साल का हूँ, तो मुझे मीठा खाने नहीं देते लोग, हालांकि मैं तो बहुत शौकीन हूँ मीठे का। अच्छा। तो ईद वाले दिन मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ईद वाले दिन फिर तो सर कुछ खुद बना लेते हैं? मीठी चीज़ खुद कुछ बना लेते हैं? जी, मैं हर चीज बना लेता हूँ। क्या ज्यादा अच्छा अगर मैं ये कहूँ, अगर मेरी बेगम कहीं नजदीक सुन ना रही हो, तो अगर मैं ये कहूँ कि अपने घर में मैं सबसे अच्छा कुक हूँ। नईम साहब वो सुन रही होंगी। जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आ रही है, आ रही है जी। मैं हर चीज अपने घर में सबसे अच्छी बनाता हूँ, स्वाय चपाती के। तो मैं हर चीज बना लेता हूँ, और इस दिन जो है ना, मैं मीठा जो भी मेरे दिल में हो, हलवा भी बन जाता है, सवैयां भी बन जाती हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल दिन है इस लिहाज से कि मुझे मीठा खाने की इजाजत होती है। अच्छा। बाकी ठीक है, बच्चे मंगवाते हैं बाहर से बर्गर वगैरह ये वो, लेकिन मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब आप जो खुद बना लेते हैं वो हलवा होता है, अच्छे से बना लेते हैं हलवा? जी, हलवा भी और सवैयां भी बना लेते हैं, जर्दा भी, मैं तमाम चीजें बना लेता हूँ। तमाम बना लेते हैं। ठीक है, सलमान आबिद साहब, आप क्या पसंद करते हैं? जैसे कि नईम साहब ने कहा कि वो हलवा भी बना लेते हैं, सवैयां भी बना लेते हैं, आप क्या क्या बना लेते हैं खुद, और पसंद क्या होता है कि ईद वाले दिन स्पेशल ये डिश बननी चाहिए? देखिए, मैं नईम लोधी साहब की तरह बहुत ज्यादा तजर्बाकार और सलाहियत वाला आदमी नहीं हूँ। अच्छा। इसलिए किचन के मामलात से तो बिल्कुल लाताल्लुक हूँ, और ये मेरा शोबा भी नहीं है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो है ना, ईद वाले दिन खासतौर पे शीर खुरमा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और वो मैं बड़े शौक खाता हूँ और बार बार खाता हूँ। ईद वाले दिन 3-4 दफा मुख्तलिफ लेता हूँ, और साथ साथ मैं फिर ईद वाले दिन ही जो है ना, ये आलू चना चाट जो है, ये भी बहुत शौक से खाता हूँ, और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मसाले डाल के
तो और दूसरी बात ये है कि अमूमी तौर पे अब हमारे यहाँ ज्यादातर देखिए तकरीबात जब होती हैं तो ज्यादातर चिकन रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। अच्छा। बच्चे बहुत ज्यादा चिकन खाने के आदी होते हैं, हर चीज के अंदर उन्होंने चिकन को डालना होता है। बिल्कुल। तो सालन बन रहा हो, चावल बन रहे हो तो कहते हैं चिकन डाल दो। हालांकि मैं जो है वो बीफ को और मटन को ज्यादा पसंद करता हूँ, तो लेकिन ये है कि बच्चे ज्यादा चिकन होता है, लेकिन ये है कि जो मिल जाए खा लेते हैं, लेकिन बाहर से खाने का नखरे नहीं करते। और बाहर से खाने को मैं अवॉइड ही करता हूँ और घर की बनी हुई चीजें जो है वो ज्यादातर ले लेता हूँ। पुलाव मुझे बहुत पसंद है और जब घर में पुलाव बनता है तो फिर वो भी बड़े शौक से खाता हूँ। इस तरह की चीजें जो है खासतौर पे सब्जियों के अंदर अगर गोश्त डला हो तो वो बड़े शौक से खाता हूँ। तो मेरा मतलब है ज्यादातर ईद वाले दिन जो है वो मीठी चीजों पे ज्यादा जोर होता है। अच्छी तरीके की मीठी चीजें बनती है, जर्दा भी बन जाता है, खीर खुरमा भी बन जाता है, कस्टर्ड भी बन जाते हैं, हलवा भी बन जाता है, वो भी चलता रहता है। लेकिन साथ साथ जो खाने की चीजें बनती हैं उसमें कढ़ाई गोश्त वगैरह जो है ये सब चीजें बनती हैं। सर आपने तो सारा कुछ ही बता दिया, इतना कुछ बता दिया। ये सब चीजें देखिए ना, ये सब चीजें 3 दिन के अंदर कहीं ना कहीं बनी रही होती है, पहले 3 दिन होती है तो आपको कोई ना कोई चीज उसमें से मिल जाती है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि मैं खाने वालों में से हूँ, खाना बनाने वालों में से नहीं है। ठीक है ठीक है। शुएब साहब से भी पूछते हैं कि वो क्या कर लेते हैं। शुएब साहब आप बताइएगा कि क्या क्या बना लेते हैं खुद और क्या क्या पसंद करते हैं ईद वाले दिन। ठीक है, मैं जो बना लेता हूँ तो सबसे अच्छी मैं चाय बनाता हूँ या कॉफी बनाता हूँ। अच्छा। उसके अलावा तो बस मैं मजबूरी में बना तो सकता हूँ लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ। मैंने सोचता हूँ कि जिस दिन मैंने घर में बना लिया उसके बाद से मेरी शामत आनी है, सबने कहना है आपको ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए बना तो मैं लेता हूँ खाने, लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ। आमतौर पर स्टूडेंट लाइफ में ज्यादातर बनाया करते थे, लेकिन चाय मैं खुद बना लेता हूँ और फौरी तौर पर। और उसके अलावा चीजें बस फैमिली और घर वाले जो कुछ ईद वाले दिन बस इस बात की लड़ाई होती है कि जो घर में खाना बनाओ मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी गनीमत है। वरना बच्चे इस बात पे बड़ा जिद करते हैं कि जी बाहर जाना है, बाहर से खाना मंगवाना है, खाने जाना है और आपने भी हमारे साथ जाना है, क्योंकि अच्छा। वो या तो बड़ी मुश्किल से ही दिन बनते हैं कि जब हम सारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैमिली को। बिल्कुल। तो वो फिर या फिर जब मैं ना जा सकूं तो फिर उन्होंने खाना घर में मंगवा लेना होता है। तो वो मेरी खुशकिस्मती सिर्फ ये होती है कि ईद वाले दिन मुझे घर वाला खाना मिल जाए। अच्छा। तो आमतौर पर फिर घर का खाना ही मैं प्रेफर करता हूँ। बाकी बच्चे सुधार है, बाहर के ज्यादा खाने पसंद करते हैं, तो बस सब कुछ मैं खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर ईदी भी देते होंगे। अभी शुगर से आजाद हैं तो मीठा की दबा के खाते हैं, बाकी भी नमक मिर्च खाने हर तरह के। लेकिन कोशिश यही होती है कि घर का खाना हो, परहेजी हो, सब्जी अगर हो और तो वो मेरी प्रेफरेंस होती है। बाकी चीजें भी हम खा लेते हैं। सर ईदी भी तो देते होंगे फिर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईदी फिर सबको देते हैं। अगर गांव में जाते हैं तो पूरे गांव को कोशिश करते हैं ईदी दें, वरना अगर इस्लामाबाद में हूँ तो फिर यहाँ जो रिश्तेदार अपने अजीज करीबी बच्चे। सर आपने गांव की बात की, गांव का माहौल तो इधर से बड़ा चेंज होता है ना, तो वहाँ पर तो बहुत मजा आता होगा, गांव में सब इकट्ठे होते होंगे। ज़ाहिर मेरा अपना बचपन गांव में गुजरा है, मुझे तो बड़ी अच्छी यादें होती हैं। तो बच्चे जरा जल्दी बोर हो जाते हैं, वो भी खुश होते हैं जाना, लेकिन बहरहाल मैं तो बड़ी खुशी से जाता हूँ, 2-3 दिन जाकर रहता हूँ। ज़ाहिर मेरे वालिदैन उधर होते हैं, मेरे फिर फैमिली मेंबर्स, मेरे चचा उनके बच्चे, बाकी तो बहुत सारा फिर हमारा वो अच्छा माहौल सा होता है। सर कोई बचपन की याद, कोई अच्छा मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो, आप बताएं। कोई अच्छा सा ऐसा आपका मोमेंट याद हो कि बचपन में ऐसा हुआ था, ऐसा किया था, जो बिल्कुल आपके माइंड में अभी तक हो? बहुत सारी शरारतें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है इस वक्त डिस्कस करना, लेकिन अच्छी यादें हैं हमारी गांव की। सिंपलिसिटी थी, खुलूस थे, दोस्तियां थी, रिश्ते थे, एक दूसरे का कुर्बानी देने का जज्बा था, एहतराम था। अल्लाह करे ये यहाँ शहरों में या गांव में आज वो नहीं रहे, हमें वो यादें ज़्यादा वापस आती हैं कि जब हमारे यानी कोई चचा बड़े हैं तो या दादा हैं तो उन्होंने ये नहीं देखना ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है। चचा ने देखना है कि अपने बच्चे को बाद में देंगे, पहले हम अपने भतीजे को चीज़ें दें। तो वो जो खूबसूरती और रिश्ते और कुर्बानी के जज्बे होते थे ना, वो आजकल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। वो जो यादें हैं वो बहरहाल हमने बचपन में वो देखी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि वही तर्ज अमल हम अपने भतीजों में, छोटे बच्चों में, अपने गांव वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने इलाके के लोगों को हम उनको वो खुशियाँ, वो मोहब्बत, वो प्यार उनको वापस लौटा सकें जो हमें मिली है हमारे बड़ों से।
ठीक है। सलमान आबिद साहब, आप भी मुझे बताइएगा, जैसे कि शोएब शाहीन साहब ने भी बताया अपनी बचपन की कुछ यादें, आपकी कोई ऐसी ईद जो आपकी गुजरी हो गांव में और वहां की कुछ ऐसी यादें जो आपको अभी तक याद हो? नहीं देखिए, मेरा तो खैर कुछ गाँव नहीं है, मैं तो अच्छा। शहरी जिंदगी गुजारता हूँ। इसलिए से गाँव ना होना खुद भी एक बड़ा दुख का एहसास होता है, क्योंकि जब मैं लोगों से बहुत सी बातें सुनता हूँ, जैसे कि शोएब शाहीन साहब कह रहे थे, तो मुझे भी अभी फौरी तौर पे पीछे गया हुआ, मैंने कहा कि काश मेरा भी कोई गाँव होता और मैं भी पीछे पलट के जाता और इस तरह की यादें बातें होती। तो गाँव का अपना एक रोमांस है, वो अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में वो नहीं है। दोस्तों के गाँव में जाने का इत्तेफाक होता है तो एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन देखिए, ईद से जुड़ी बातें जो है ना, जब आपने कहीं, तो मुझे जो सबसे ज्यादा मेरी, जिसे कहते हैं ना, एक एहसास जब होता है, मैं जब अपने इर्द गिर्द बच्चों को देखता हूँ ना, बहुत से बच्चों को, और खास तौर पे आप यकीन कीजिए दुखी हो जाता हूँ कि ईद के मौके के ऊपर जब वो महरूमी के साथ अपने आप को गुजार रहे होते हैं, और जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए ईद का एहतमाम कर रहे होते हैं ना, हम उन बच्चों के लिए शायद नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पा शौक नहीं रखते, वो मुझे जरा थोड़ा सा तकलीफ देता है खास तौर पे। बाकी देखिए, लाइफ जो है वो शरारतों के साथ चलती है, शरारतें हम भी करते हैं। बड़ी मुझे आज भी याद है बचपन की यादें, जब हमें अपनी माँ से बहुत मार पिटा करती थी। किस बात पे? हमारी वालदा ही जो है ना, किस बात पे सर? शरारतों के ऊपर ही ना जी, बहुत सी शरारतें ऐसी करती थी जो हमारी माँ के लिए काबिल कबूल नहीं होती थी। हमारे वालिद ने हमें कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया। हमारे वालिद ये कहा करते थे कि भी मेरे हिस्से की मार भी तुम्हारी वालदा ही तुम्हें मार देती है, तो वो काफी है। तो वो एक ये था कि कभी हमने उनके वक्त उनकी बात नहीं माननी, टाइम की पाबंदी नहीं करनी, बाहर निकल जाना है खेलने में, बहन भाइयों से झगड़े हो जाने हैं, बहुत सी बातों में कोताहियां होती थी। तो आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ इतनी दिहाइयों के बाद, तो मेरी वालदा तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे वो उनकी मार आज भी याद आती है। यानी उसमें जो तरबियत का, इस्लाह का पहलू होता था, जितनी मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, जब मार पड़ती थी ना, तो मार पड़ने के बाद फिर वो मुझे बड़े प्यार से बिठाया भी करती थी। यानी वो जो मोहब्बत और प्यार और वो जो मार पीट के दरमियान जो ताल्लुक है ना जी, वो आज तक हम नहीं भूल पाते हैं। तो ये जो अभी अपना शोएब शाहीन साहब ने भी एक मैसेज दिया और लोधी साहब ने भी तरफ इशारा किया, एक्चुअली हमारे माँ बाप जो है ना, वो हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, हमारे रिश्तेदार हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको बात बताऊं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि जो इंसानी रिश्ते हैं ना, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। और इंसानी रिश्ते हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। हम असूली तौर पे बाहर की तरफ देख रहे होते हैं इंसानी रिश्तों के लिए, और जो अपने इर्द गिर्द के रिश्ते हैं ना, उनको नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जो ईद के त्यौहार है ना, इसमें जितना ज्यादा टाइम आप अपने इंसानी रिश्तों को, अपने फैमिलीज को, अपने दोस्तों को, अपने खानदान के लोगों को दे सकते हैं, वो हमें ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब लोग ईद के दिन सो जाते हैं और सोकर गुजारते हैं। तो मैं कहता हूँ यार, ये दिन तो लोगों से मिलने का था, लोगों के साथ सोशलाइजेशन का था। और ये आज मैं आपको बताऊं, हमारी सब कॉन्टिनेंट की एक बड़ी अच्छी तारीख है और एक बड़ा अच्छा सिलसिला है कि हमारे यहाँ आज भी फैमिलीज जो है ना, पूरी की पूरी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे होकर खाने पीने का एहतमाम करती हैं, गपशप करती हैं, गॉसिपिंग करती हैं। यही हमारी सबसे बड़ी रिचनेस है। अगर ये आबाद रहे ना, इस तरह की महफिलें हमारे खानदानों में, दोस्तों में, साथियों में, तो आप देखिए कि आप अपने अंदर जो स्ट्रेस है उसको भी कम कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी खुशियों को बांटते हैं। आप एक दूसरे की तकलीफ का अंदाजा करते हैं, एक दूसरे के दुख का एहसास करते हैं, और उसमें आप एक दूसरे की मदद जब करते हैं तो आपकी खुशी जो है वो दोबाला हो जाती है। तो बचपना तो हम सबका ऐसे ही गुजरा है शरारतों के साथ जी। और उन शरारतों, अब वो शरारतें तो बहुत पीछे रह गई हैं, अब बस उनकी यादें हैं जो कभी कभी हमें तंग करती हैं, पीछे की तरफ ले जाती हैं, और उनसे जुड़े रिश्ते जो हैं उनको भी याद करवाती है। बिल्कुल, आपने तो अपनी शरारतों का जिक्र किया, बताया सब कुछ। नईम साहब से भी जानते हैं सर, बचपन में जब होते थे तो हमारे भी बचपन में ऐसा हुआ, कार्ड्स जो होते थे वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते थे। कार्ड्स दिए जाते थे जी, ईद आ रही है, लड़कियों में तो ये होता था कि चूड़ियाँ दी जा रही हैं और सब कुछ। अब वो सारे रुझान, वो सारा कुछ अब ख़त्म हो चुका है, हम एक नई, एक अलग चीज़ पर चल पड़े हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपके बचपन में आपकी क्या यादें थी और क्या ऐसा मोमेंट था जो आपको अभी तक याद है? बहुत फर्क आ गया है, बिल्कुल। पहले ईद मनाई जाती थी और आजकल मनाई जाती है। पहले तो ये है कि बच्चे बड़े शौक से एक दिन पहले, एक रात पहले अपने नए कपड़े जो है, चाहे वो जुराबें, रुमाल, कमीज, जो भी आपकी चीज है उसको बड़ा प्यार से रखते थे। और जूते नए जो चमका देते थे अगर पुराने भी हों,
और सुबह उठ के ये बड़ा शौक होता था कि वो पहने और पहनना है। इकट्ठे फिर कजन जो है एक दूसरे के साथ जाएं। फिर ईदी बड़े एहतमाम से दी भी जाती थी और ली भी जाती थी। फिर उस ईदी को खर्च करने के जो आज के तरीके और उस जमाने के तरीकों में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। हम जब बाहर निकलते थे मोहल्ले में या गांव में, मेरा भी ताल्लुक मेरे खानदान का गांव से है, तो वहां पर बाहर ये बैठे होते थे चाट लेकर कुछ लोग, कुछ खैर छोटे छोटे, मैं क्या कहूँ, वो ऐसे मामले भी होते थे जिसमें आप समझे कि थोड़ा सा गैम्बलिंग वाली बात कि जी वो पैसा अगर आपने शीशी में डाल दिया तो आपको एक आना मिलेगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और ये चाट और आलू की चाट और इस किस्म की चीजें छोटी मोटी खाकर खुश, तो छोटी खुशियां थी, आराम से खरीदी जा सकती थी और लोग खुश रहते थे। आज पैसे बहुत हैं लोगों के पास, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं खरीद सकते। मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब पहली साइकिल मैंने ली, मेरा ख्याल में 5वीं 6वीं में, 2 पहियों वाली साइकिल, मतलब जिसको प्रॉपर साइकिल कहते हैं। अच्छा। तो वो जो खुशी मुझे उस वक्त हासिल हुई, बाद में मैं अपनी जिंदगी में कारें भी खरीदता रहा, लेकिन शायद वो जो मेरी अम्मा मेरे लिए साइकिल लेकर आई थी, वो मुझे दोबारा वो खुशी हासिल नहीं हो सकी। तो ये खुशी इंसान के अंदर ज्यादा होती है और ये इसको हमें उजागर रखना चाहिए। और उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे लालच बढ़ गए हैं, हमारी डिमांड्स बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से छोटी खुशियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी खुशियां मनाने के हम काबिल नहीं रहे। और बड़ी खुशी कभी कभी मिलती है तो वो बजाय इसके कि बंदा हर वक्त खुश रहे, जो हम रहा करते थे बचपन में भी, जवानी में भी रहे हैं, अब थोड़ा सा उसका मुझे फुकदान नजर आ रहा है। बचपन से ही बच्चे कुछ और चाहते हैं और छोटी मोटी चीज से वो खुश नहीं होते, या कम से कम जो मेरे बच्चे हैं, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन मुझे यकीन है कि आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अगर आप नए कपड़े ले दें, नए जूते ले दें, नई जुराबें ले दें, तो उनको बहुत खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि आज के दिन हम ऐसे बच्चों को तलाश करें जिनको छोटी चीजों से भी खुशियां हासिल होती हैं, और वो आपको भी खुशी मिलती है। जब आप ऐसी खुशियां किसी और में बांटते हैं तो आप भी खुश होते हैं। बिल्कुल। एक चीज मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ईद के सिलसिले में, वो ये है कि चूंकि फौज में थे और फौज में बाद ऐसा होता है कि ईद आपको अपने जवानों के साथ गुजारनी होती है, उसके बाद आपको मौका मिलता है कि आप जाएं, या बाद आपको एक आध दिन पहले। तो कम से कम 3 दफा मुझे याद है कि मेरी ईद जो है वो ट्रेन में गुजरी। अच्छा। यानी कि मैं चांद रात को बैठा ट्रेन में, ईद का सफर मैंने ईद वाला दिन ट्रेन में गुजारा। बड़ा मिस किया होगा सर आपने तो। बस वो फिर क्या करें, फौजियों की जिंदगी ऐसी होती है। बिल्कुल। और फिर अगले दिन जो टरू वाले दिन जिसको कहते हैं, वो घर पहुंचते थे और अपना खुशियां साथ मनाने के लिए। बहरहाल ईद तो वही होती है जब लोग मिलते हैं। तो ये एक खुसूसी बात मैं फौज के बारे में बताना चाह रहा था कि ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि ऑफिसर्स जो है अपने जवानों के साथ ईद गुजारें और उसके बाद जो है फिर वो अपने घर की तरफ ट्रेवल करें। तो ये बस एक उसमें खुशी भी है, ठीक है, अपने जवान, क्योंकि साफ ज़ाहिर है आपने सर्दों की हिफाजत करनी है, तो बाकी लोग अगर खुशियां मनाएंगे तो किसी ने तो जागना भी है और इस मुल्क की हिफाजत भी करनी है। तो वो भी खुशियों में ही शुमार होती है, उसमें भी हम खुशी होते थे, कभी उसमें गम नहीं हमें हुआ इस बात। बिल्कुल। जैसे कि आपने भी बहुत अच्छी बात की कि सर ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ रहें, खुशियां बांटें, खुशियां बांटने का दिन है। हमारी ये खट्टी मीठी डिस्कशन तो जारी है, लेकिन फिर से एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और मज़ीद इस पर बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करेंगे अब थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन भी कर लेते हैं। हमारे मेहमानों ने अपनी अपनी बताया कि कैसे उनकी ईद गुजरती है, क्या क्या उनकी पसंदीदा डिशेस होती हैं, उनकी बचपन की यादें क्या थी, उनके जो रिमेंबरिंग मोमेंट्स थे वो क्या थे। मुझे बताइएगा शुएब शाहीन साहब, आपसे जानना चाहूँगी, अब हुकूमत ने आवाम को मीठी ईद का मीठा तोहफा आपको लगता है कि वो दिया है कुछ, या इसके बाद कुछ होने वाला है? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने तो मायूस किया है। जो पिछले 1 साल में रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में ये मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है, इन्होंने तो मुल्क की माशी बदहाली, सियासी मुकदमात, बेरोजगारी, कारखाने बंद हो गए, रिजर्व आपके तकरीबन ख़त्म होने के करीब हो गए, महंगाई सबसे ज़्यादा हो गई। इन्होंने अपने आप को नैब लॉज से को अमेंड करके करप्शन केसेस ख़त्म करा लिए, ECL से अपने नाम निकाल लिए, रियासती इदारों को अपने हक में इस्तेमाल किया, आज़ादी सहाफ़त का गला घुटने की कोशिश की, इंसानी हुकूक की पामाली की, दहशत गर्दी जो ख़त्म हो गई थी उसको दोबारा सर उठाने का मौका मिला,
कस्टोडियल टार्चर की बातें हमने सुनी, सियासी बहरान अपने उरूज पे चला गया, आईनी बहरान करने की भी इन्होंने कोशिश की, गवर्नेंस भी ठीक नहीं की, अदलिया पर भी हमले किए, कंटेनर्स आपके वहाँ खड़े हुए हैं, एलसी नहीं खुल रही, और सिमिलरली ओवरसीज का राइट ऑफ वोट खत्म कर दिया, और बेशुमार किस्म के इनके मामला हैं। ये सारी चीजें मद्देनजर रख के मैं समझता हूँ कि इनसे जो एक्सपेक्टेशन थी अवाम की, पब्लिक की, कि ये कम से कम वो जो बेसिक चीजें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये कहते थे हम बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, हम तो महंगाई मुकाओ बाज लेकर आए हुए हैं, लेकिन इनसे लोग मायूस हुए हैं। लोगों को एक बहुत बड़ी तकलीफ का सामना है आज, लेकिन अफसोस की बात है कि ये उसको ये समझ नहीं रहे। और फिर आज भी मैं समझता हूँ कि अगर ये आइन पे अमल करके अपने आइन के दिए हुए टाइम के मुताबिक ये इलेक्शंस कराएं, ये भले हार जाए जीत जाए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए इक़्तिदार में, लोगों के मसाइल का सोचे, लोगों का मसाइल हल करने का सोचे, लेकिन ये उसको भी सिर्फ इसलिए डिले करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कहीं इमरान खान साहब ना जीत जाएं। तो ये जो तर्ज अमल है, इससे लोगों में बहुत मायूसी फैली है। सर, इमरान खान के ऊपर अभी जो केसेस थे, हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों काफ़ी उनके ऊपर केसेस थे, और जिस तरह वो उनके ऊपर पेशी के हवाले से बातें हो रही थी कि वो पेश नहीं हो रहे, सिक्योरिटी के खदशात का जिक्र किया जा रहा था। आप समझते हैं कि ये तमाम केसेस सियासी नौयत के थे जो उनके ऊपर थे? देखिए नज़र, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद लीडर है जिसको एक साल के अंदर 150 के करीब मुकदमात का सामना करना पड़ा, और वो जिसमें 40 से ज्यादा मुकदमात जो हैं वो सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो ये हो नहीं सकता कि ये सियासी मुकदमात के अलावा कोई और ऑप्शन हो। और देखें आप, तोशा खाना वाला मामला सामने आया तो अब कैसे कैसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक बंदे ने अगर कानूनी तरीके से कोई चीज ली तो वो तो मुजरिम है। जिन्होंने जो नहीं ले सकते थे गाड़ियां, वो अगर उठा कर ले गए, जिन्होंने जुर्म किया, बददियानती की, खयानत की, उनको तो पूछने वाला कोई नहीं। और जो ये कहना कि अदालतों में पेश नहीं होते, देखें एक शख्स के ऊपर कातलाना हमला हुआ, 150 के करीब मुकदमात बने, उनके बंदों को उठाया गया, नंगा किया गया, उन पे तशद्दुद किया गया, उसके बावजूद अगर वो पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तानियों के अंदर बैठा हुआ है, वो अदालतों का सामना कर रहा है, वो पब्लिक में बैठा हुआ है, वो दुबई नहीं भाग गया, वो लंदन नहीं भाग के गया, और उसके मद्दे मुकाबिल आप देख लें जो मुख्तदर लोग हैं, जब उनके पास इख्तिदार नहीं होता, वो अगर कोई सर्जरी करानी है मुल्क से बाहर जाना है, इलाज कराना है मुल्क से बाहर जाना है, बहाना करना है मुल्क से बाहर जाना है, आप देख लें अपने जो भी लोग हैं, मैं अभी नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, जो इधर सिर्फ इख्तिदार हासिल करने के लिए पाकिस्तान उनको पसंद है, और जो ही इख्तिदार से वो आउट होते हैं अगले ही दिन वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, हुसोएवर में भी, खा वो हमारा ब्यूरोक्रेट है, खा वो एस्टेब्लिशमेंट का कोई सरबराह है, या कोई आप हमारे जमहूरी ताकतों और हुकूमतों के जो सरबराहान हैं उनको देख लें, मैक्सिमम लोग बाहर चले जाते हैं, उनको पाकिस्तान में रहना वो शायद पसंद ना हो, लेकिन इमरान खान अगर पाकिस्तान में खड़ा है तो मैं समझता हूँ अदालतों का भी सामना कर रहा है, तो इट इज क्रेडिट उसको जाना चाहिए, हम उसको क्रेडिट दें, और हम ये साबित कर, और यही वजह है कि देखिए लोगों ने उसको फिर प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया है। लोग अगर आज उसके साथ खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि पिछले साल उसकी वो पोजीशन नहीं थी जब वो इक़्तिदार में था, लेकिन आज अगर उसकी पोजीशन बेहतर हुई है तो उसके पीछे एक ही एस्पेक्ट है कि वो पब्लिक में गया, उसने लोगों को रिस्पॉन्ड किया, उसने लोगों के साथ अपने आप को घुल मिल गया, और उसने लोगों के हुकूक और लोगों के मसाइल की बात की, तो लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया। तो मैं समझता हूँ कि आज भी ये वक्त है कि इस अच्छे दिन की मुनासबत से ये पीडीएम की जमातों को सोचना चाहिए, आइन की बालादस्ती में ही हम सब की हिफाजत है, हमारा मुल्क की हिफाजत है, और कानून की हुक्मरानी में ही हमारी फलाह है। ठीक है, सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये मीठी ईद के बाद हमारा जो सियासी मंजरनामा है वो मीठा होगा? नहीं, मीठा तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा टकराव पैदा होगा, बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, और जिस किस्म का माहौल पाकिस्तानी सियासत में बन रहा है, जहाँ सियासी इख्तलाफात जो है वो सियासी दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, तो उसमें बेहतरी का तो इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहा। और अगर बेहतर होगा ये इंतखाबात पर इत्तफाक कर लें और आम इंतखाबात की तरफ जाएं, दो सूबाई इंतखाबात के मुकाबले में अगर आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए जून जुलाई के अंदर, तो महाजराई में काफी हद तक कमी आ सकती है, और नई हुकूमत आएगी तो अपने नए चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी सियासत ने लोगों को मायूस बहुत किया है। जिस किस्म की सियासत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है ना जी, इससे आम आदमी का मुकदमा कमजोर होगा, मजबूत नहीं हो सकता। अब आप देखिए ना, कोई भी हुकूमत आ जाए, लोगों की बुनियादी जिंदगियों में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही,
बिल्कुल। माशी मामलात आपके हाथ में नहीं है, सियासी मामलात आपके हाथ में नहीं है, सिक्योरिटी के मामलात आपके हाथ में नहीं है, और आप मुल्क को आइन के मुकाबले में अफराद की ख्वाहिशात की बुनियाद पे चलाना चाहते हैं। अब इसलिए जिस मुल्क में आइन मुकद्दम नहीं होगा, वहाँ फिर अफराद जो है वो ताकतवर हो जाते हैं और वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक मामलात को चलाते हैं। इसलिए मुझे तो लगता है अभी ये लड़ाई जो है ना आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रही है, बल्कि सियासत समेत इदारों के दरमियान भी लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को और बाकी दीगर फरीकैन को कुछ थोड़ा सा तदब्बुर दे और सोच और फिक्र दे कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो उनका मौजूदा तर्ज अमल जो है वो आगे बढ़ने में रुकावट बन रहा है। इसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमें तरक्की करनी है तो हमें अपने आप को बदलना है। ये जो हमने इल्जाम तराशियों की सियासत, झूठ और मक्कारी के ऊपर सियासत, और जैसे भी शोएब शाहीन साहब ने कहा कि सियासी कारकुनों पर दहशतगर्दी जैसे संगीन इल्जामात के तहत पर्चों का दर्ज होना, ये जाहिर करता है कि हमें लगता है कि माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है नईम साहब, आप मुझे बताइएगा, जैसे कि सलमान साहब भी कह रहे थे कि हमारे जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, सियासी सूरत हाल है और फिर इतने चैलेंजेस का सामना है, आइनी बहरान भी है एक तरफ, आपको लगता है कि ये सारी सूरत हाल कहाँ जाकर स्टॉप हो जाएगी और क्या सूरत हाल होने वाली है इन फ्यूचर, आगे आने वाले दिनों में हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए ये जो सबसे बड़ी बात है ना वो तो ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम, अगर इंतखाबात ना हुए और एक पॉपुलर गवर्नमेंट इंस्टॉल ना हुई, भले वो कोई भी हो, उस वक्त तक ये बाकी जितने मसाइल हैं कोई भी हल नहीं हो सकता। ये इनका आपस में राब्ता ही ऐसा है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप एक स्टेबल पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं लेकर आते, आपकी इकोनॉमी ठीक हो ही नहीं सकती। ऐसा है। ना IMF आपकी बात सुनेगा, ना बाहर के लोग इन्वेस्ट करेंगे, ना अंदर के लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल, और इसी से जुड़ी हुई बात है कि फिर जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है, जो इंटरनल सिचुएशन है, वो इसी से जुड़ी हुई है। अफसोस की बात यह है कि जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बुनियाद पर स्टेट कायम होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरीके से रौंदा जा रहा है पैरों तले, मैं तो हैरान कि ये कैसे, हम सब जानते हैं कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है, उसमें से अगर आप एक पिलर को तोड़ने की कोशिश करें तो आप ये ना समझे कि बाकी दो पिलर उसको संभाल सकेंगे, वो उस छत को नहीं संभाल सकते। ऐसा ही है बिल्कुल। स्टेट की छत के नीचे तीनों पिलर्स का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जब एक दो पिलर एक दूसरे को कुरेद रहे हो तो वो ये नहीं सोच रहे कि इन्हीं पर तो छत खड़ी हुई है ममलकत की। तो ये अल्लाह करे कि ये बात हमारी समझ में आ जाए जितनी जल्दी हो सके। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है, स्टैंड ऑफ इतना ज्यादा हो चुका है, और मेरा अपनी थ्योरी है और गलत हो सकती है कि तीनों जगह पर, जब मैं तीनों जगह कह रहा हूं तो मैं PTI की बात भी कर रहा हूं, मैं PDM की बात भी कर रहा हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात भी कर रहा हूं। ठीक है सर, वैसे तो आप लोगों की डिस्कशन सुनकर, बात करके, बातों से बातें निकल रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन टाइम की भी कुछ कमी है हमारे पास। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और आपसे मैंने उसका शॉर्ट स्टेटमेंट में आंसर लेना है, अगर सर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको एक दिन की हुकूमत मिले तो आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे? मुझे तो अगर एक दिन की हुकूमत मिले मैं फौरन इंतखाबात का ऐलान कर दूंगा। फौरन इंतखाबात का ऐलान करेंगे, ठीक है। सलमान आबिद साहब। मुझे भी अगर आज हुकूमत मिले तो मैं आज ही इलेक्शन अनाउंस कर दूंगा पूरे मुल्क के। ठीक है, ओके, इलेक्शंस हो गए। शोएब शाहीन साहब, अगर एक दिन की हुकूमत मिलती है तो क्या चेंजेस लाएंगे कानून में? देखिए, कानून में बहुत सारी चेंजेस की जरूरत है, वो एक दिन इनसफिशिएंट होगा, लेकिन जो कुछ हो सकेगा हम उस पर पूरी एफर्ट्स करेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि कौम जो है वो मुत्तहद हो और आइन के मुताबिक सब उस पर अमल दरामद करें, उसको हर हाल में इंश्योर कराना है। अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन, क़वानीन जो मौजूद हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें इन इट्स ट्रू सेंस और आइन पे अमल दरामद शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए कोई भी मुश्किलात पेश हो। ठीक है, हमारा अमल दरामद नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनरल नईम खालिद लोधी साहब, सलमान आबिद साहब, शोएब शाहीन साहब मौजूद थे, उनसे हमने डिस्कशन की, बहुत मज़ा आया। एक बार फिर से पूरे पाकिस्तान को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, फिर हाजिर होंगे नई स्टोरीज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।